नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी एक स्पाई थ्रिलर की, जिसमें एक खुफिया एजेंसी है, दो देश हैं, कुछ राजनेता हैं, एक बड़ी कॉर्पोरेट बैटल है और एक ऐसा नाम जिसने भारत के कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया था। किस तरीके से एजेंसी ने अपने दोस्तों के लिए उसकी दुकान ही बंद कर दी। बस अंतर एक है कि दरअसल ये एक फिल्म नहीं है, एक सत्य घटना पर आधारित है। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच जो ये टेंशन चल रही है ना, अगर ये टेंशन ना चल रही होती तो ये भारत की लगभग पिछले 2 से 3 साल की सबसे बड़ी खबर होती। और भारत में बहुत से राजनेता हैं जिनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होती, और जो पूरा का पूरा एजेंडा चलाया था ना 2-3 साल से, वो किस तरीके से ध्वस्त हो जाता और जवाब देना भारी हो जाता। ये स्थिति उन लोगों की हो गई थी, लेकिन किस्मत साथ थी। अब इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीजें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी खबर लेकर मैं आपके साथ आया हूं। दरअसल एक न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक कर, रशिया से चलती है, लगभग 2014 में बनी थी। जैसे बीबीसी, अल जजीरा और इस तरीके से बड़े बड़े हाउसेस है, उसी तरीके से रशिया ने ये पूरी की पूरी जो मीडिया आउटलेट है उसे एक तरीके से लॉन्च किया था, अपने आप नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने नैरेटिव को रखने के लिए। उसने एक रिपोर्ट फाइल की है। हमने सुना था कि 2023 में हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था थी, उसने किस तरीके से अडानी के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से अडानी को लगभग 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति थे उस समय, और कहां से कहां पहुंच गए थे। दरअसल अडानी अपने लिए एफपीओ लाना चाहते थे, मार्केट से पैसा लाना चाहते थे। उससे कुछ समय पहले ही अटैक हुआ था, लेकिन उस दौरान एक और घटना अडानी के साथ हुई थी। उस दौरान अडानी हाइफा पोर्ट है इजराइल के अंदर, उसकी डील साइन कर रहे थे। दरअसल जो ये हाइफा पोर्ट है, ये आईमेक के ऊपर पड़ता है। क्या है आईमेक? इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर है जहां भारत के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर होंगी। भारत के अंदर से वो जो पूरा कॉरिडोर है वो स्टार्ट होगा, मिडिल ईस्ट के माध्यम से वो यूरोप तक पहुंचेगा और यूरोप से अमेरिका तक पहुंचेगा। कि भारत से सामान चलेगा और पूरा का पूरा कॉरिडोर बनेगा। उसमें बहुत सारे बीच में पोर्ट्स आते हैं, रेलवे लाइंस है, रोड्स है, बहुत कुछ, एक बड़ा व्यापक नेटवर्क है। उसमें एक महत्वपूर्ण जो पोर्ट था, बंदरगाह, उसका नाम था हाइफा पोर्ट। उसके लिए बिडिंग चल रही थी कि इस पोर्ट को मैनेज कौन करेगा, कौन चलाएगा। लगभग 18 महीने तक बिडिंग का प्रोसेस चला और 18 से ज्यादा इसमें बिड्स आए थे। उसके बाद जो फाइनली बिड तय हुई थी, वो तय हुई थी अडानी पोर्ट्स और इजराइल की ही एक कंपनी है, गोडेट मेफोसिम फॉर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नाम है। इनके जॉइंट वेंचर को वो हाइफा पोर्ट मिला था। जब ये हाइफा पोर्ट फाइनल हो गया था, जब इसका उद्घाटन समारोह था, ठीक उससे एक हफ्ते पहले ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि किस तरीके से अडानी मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, अलग अलग उसके ऊपर आरोप लगे। और उसके बाद किस तरीके से शेयर मार्केट में अडानी के भाव औंधे मुंह गिरने लगे। वो एफपीओ लाना चाहता था, एफपीओ कैंसिल करना पड़ा। उसके बॉन्ड्स की वैल्यू किस तरीके से गिर गई थी, तो यानी कि अडानी के लिए स्थिति हो गई थी, कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई थी और मार्केट से पैसा उठाना उसके लिए हो गया। 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा बड़ी डील थी हाइफा पोर्ट। तो अडानी को अगर इतना बड़ा पैसा लगाना है तो निश्चित तौर पर पैसा चाहिए था, और वो पैसा ना मिल पाए और बहुत कुछ जो पीछे चल रहा था उसकी वजह से ये पूरा का पूरा अटैक उनके ऊपर किया गया। उसके बाद जिस दिन ये डील साइन होनी थी, एक हफ्ता पहले हिंडनबर्ग हो चुका है, जिस दिन ये डील साइन होनी थी, तो हाइफा पोर्ट पर उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू, तब के प्रधानमंत्री इजराइल के, और अडानी की तरफ से गौतम अडानी वहां पर पहुंचे। और जब वो डील साइन हो गई तो ये पूछा गया नेतन्याहू के द्वारा अडानी से कि जो आपके ऊपर ये हमला हुआ है, क्या ये आपके बिजनेस के लिए एक सीरियस थ्रेट है? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता इस तरह की रिपोर्ट से, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स मजबूत है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। 2-4 रिपोर्ट आएंगी, उससे अगर बिजनेस गिरने लगे तो क्या स्थिति होगी। दरअसल क्यों किया गया था अटैक? सिर्फ हाइफा नहीं था, जिस तरीके से अडानी काम कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, अलग अलग पोर्ट्स को ले रहा था, एयरपोर्ट्स को ले रहा था, पावर प्लांट्स बना रहा था, कोयले की खानें ले रहा था, ट्रांसमिशन लाइन बना रहा था। ये वो चीजें हैं जो किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, जो किसी भी देश को मजबूत करते हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर जिस तरीके से एक्विजिशन हो रहे थे, इसमें चाइना का एंगल कैसे आएगा मैं बताता हूं। क्योंकि चाइना को कंपटीशन दे रहा था अडानी, क्योंकि चाइना का काम क्या है, हर जगह जाके पोर्ट्स को एक्वायर करना, ताकि उस ट्रेड रूट को वो कंट्रोल कर सके। भारत के लिए वो काम अडानी कर रहा था।
तो भारत जो अडानी है, जो भारत के लिए वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को कैप्चर कर रहा है, उस पर अटैक करना जरूरी था। इसलिए हिंडनबर्ग के माध्यम से ये कहा गया कि अडानी फाइनेंशियली किस तरीके से वीक है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, इसलिए ये अटैक किया गया। अब जब नेतन्याहू को ये एश्योरेंस गौतम अडानी की तरफ से दिया गया कि हमें कोई डर नहीं है, तो नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी मुसाद, मुसाद मशहूर है पूरी दुनिया में, क्या क्या कर सकती है वो, किस तरीके से रेथ ऑफ गॉड में 20 साल तक उन लोगों को ढूंढ के मारा जिन्होंने इजरायली एथलीट्स को मारा था, किस तरीके से नतांज के न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसकर रातों रात पूरा का पूरा डेटा वहां से चुरा कर लिया था ईरान से। बहुत कुछ है, सब जानते होंगे उसके बारे में, और नहीं जानते तो आप जाके देखिए मुसाद क्या कर सकती है। तो नेतन्याहू ने कहा कि मुसाद वालों यहां हो साहब, आप ऐसा करो, इसके ऊपर पूरी जांच करो, ये हिंडनबर्ग चाहता क्या है और क्यों हमला किया, और ठीक 1 हफ्ता पहले क्यों किया, मुझे सारी डिटेल जानकारी चाहिए। तब जाकर एक ऑपरेशन जेपलिन करके लॉन्च किया गया, और उसके बाद 2 टीमें बनाई गई। एक टीम का नाम था जोमेट, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करेगी, और दूसरी का नाम था कैसेट, जो साइबर ऑपरेशंस करेगी, कि भाई आप साइबर डेटा लेके आओ और आप ह्यूमन इंटेलिजेंस का डेटा लेके आओ। दोनों टीमें अपने काम के अंदर लग गई। जब उसके अंदर से डिटेल निकली तो 353 पेज की एक रिपोर्ट नेतन्याहू को दी गई कि भैया ये एक रिपोर्ट है, हमने तैयार की है, और क्या क्या निकला है। जो उसमें से निकला उससे ये पता लगा कि इस पूरे के पूरे खेल में सिर्फ हिंडनबर्ग इन्वॉल्व नहीं था, कुछ इन्फ्लुएंशियल एक्टिविस्ट, जर्नल लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट। आपने देखा उस दौरान भारत में किस तरीके से कुछ जर्नलिस्ट कितने खुश हो गए थे कि भैया अब तो अडानी पे हमला हो गया, अडानी पे हमला यानी मोदी पे हमला हो गया। दरअसल नेतन्याहू का कंसर्न ये भी था कि मेरा दोस्त जो मोदी है वो इसकी वजह से परेशान हो रहा है, तो भारत को किस तरीके से हेल्प की जाए। इजराइल हमेशा से भारत की हेल्प करता रहा है। 1971 के युद्ध में किस तरीके से गोल्डा मेयर ने सपोर्ट किया सब जानते हैं, 99 में किस तरीके से सपोर्ट किया सब जानते हैं। जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी ना, वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स तक इजराइल ने दिए थे। अभी भी इजराइल समर्थन कर रहा है, भारत ने भी गाजा के समय उसका समर्थन किया। तो उसने कहा भैया हमारा जो दोस्त है मोदी है वो किस तरीके से परेशान हो रहा है, और जो इन्वेस्टर हमारे देश में अडानी वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। अगर इसमें कहीं सत्यता है तो हो सकता है कि इन्वेस्टर को भगा दिया जाए, लेकिन अगर झूठ है तो ये पकड़ा जाना चाहिए। और ये भारत और इजराइल के संबंध के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि किस सीरियसनेस के साथ ये काम किया। अब जब ये रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि कुछ लॉयर्स हैं इसके अंदर, जर्नलिस्ट हैं। आप समझ जाइए कौन कौन से जर्नलिस्ट होंगे। एक तो नाले में कूद गया था जाके, अरे हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ जाइएगा। तो किस तरीके से पूरा का पूरा खेल होता है, क्योंकि पीछे से पैसा आ रहा था बहुत कुछ अडानी के ऊपर ये हिट जॉब करने के लिए। ये रिपोर्ट उनके अंदर है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा जो रिपोर्ट से बाहर है, सब रिपोर्ट वाली बात कर रहा हूं। उसके बाद हेज फंड्स इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि जिनके पास बहुत बहुत पैसा होता है। हमें याद है किस तरीके से इसमें एक यूके का हेज फंड इन्वॉल्व था जो चाइनीज सिटीजन चला रहा था, जो महेश जेठमलानी है, उन्होंने पूरा का पूरा इसे एक्सपोज किया था। उसके बाद पॉलिटिकल फिगर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था इसके अंदर, जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व था, और जो डीप स्टेट है ये इन्वॉल्व था। ये शब्द यूज किए गए हैं उस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर गांधीज के लिए भी शब्द यूज किया गया, राहुल गांधी के लिए इसमें शब्द यूज किया गया, अ बिटर डायनेस्ट। हर एजेंसी डायरेक्ट नाम नहीं यूज करती, कोड वर्ड्स यूज करती है। तो राहुल गांधी के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है बिटर डायनेस्ट, और इसे इसी तरीके से मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है, और जो स्पुतनिक ने छापा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये कह रहा है कि एक पूरा का पूरा ही कोऑर्डिनेशन जो हिंडनबर्ग चलाता था, नेथन एंडरसन, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा था। और ध्यान रखिएगा इस दौरान मोसाद ने, जो सैम अंकल है ना, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के, उनके घर का सर्वर भी हैक कर लिया था। जो हिंडनबर्ग है उसके सर्वर्स भी, उसकी जो एनक्रिप्टेड चैट्स थी उसे भी हैक कर लिया था, और वहां से ये जानकारी निकाली है। ऐसा नहीं है कि मोसाद वाले ऐसे घूम रहे थे और किसी से पूछ लिया पड़ोस वाली बिल्डिंग में जाके, अरे साहब इस है वो सब। बाकायदा साइबर ऑप्स हुआ, सारी ईमेल्स, चैट्स, सब कुछ हैक की गई, और वहां से डिटेल निकाली गई कि कौन कौन कब कहां किससे मिल रहा है, क्या बात हो रही है, ये सारी जानकारियां निकाली। और इस दौरान जो मोसाद को यह पता चला कि जो राहुल गांधी है, जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी, मई 2023 के अंदर अकॉर्डिंग टू मोसाद और उसकी रिपोर्ट, पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया नाम की एक जगह है, मई 2023 में राहुल गांधी नेथन एंडरसन से वहां मिलते हैं।
अब गांधी फैमिली तो इसे डिनाई कर रही है, निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन रिपोर्ट तो यही कहती है। उसके बाद आप ये देखिए व्यापक क्या दायरा था इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का। यूएस हो, यूरोप हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह तक जाकर मोसाद ने इस चीज को छानबीन की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका में एंडरसन का दफ्तर और सैम पित्रोदा का दफ्तर और ये सब कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अडानी कोल माइन चलाता है, यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट है, कनाडा यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट है, हर जगह जहां जहां अडानी हो सकता था और जहां जहां अडानी पे हिट जॉब किया जा सकता था, सब जगह जाकर मुसाद ने इस पे एक्शन लिया। और ध्यान रखिएगा इस दौरान तक अडानी को पता नहीं है ये सब हो रहा है, अडानी को भी जानकारी नहीं है, सिर्फ ये बेंजामिन नेतन्याहू और मुसाद को पता है और उसकी दो टीमों को पता है कि ये सब चीजें चल रही हैं। और इस दौरान जब नेथन एंडरसन के कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को हैक किया गया और वहां से जानकारी निकली, तो ये पता लगा एक बड़ा ग्लोबल प्लान था कि भैया अडानी पे पहले हेज फंड वाले शॉर्ट करेंगे, पहले जो हिंडनबर्ग है वो एक रिपोर्ट देगा, उसके बाद हेज फंड वाले पहले से शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे होंगे, वो उसके स्टॉक्स को गिराएंगे, वहां से जब स्टॉक गिरने शुरू होंगे तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना काम करेंगे कि भैया इसका नाम बदनाम कर दो ताकि ये बिल्कुल इसका बिजनेस ठप हो जाए, कोई इसे पैसा ना दे, मार्केट से पैसा ना उठा पाए, जो इस जहां ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा है वहां पर जो लोग हैं वो इस पर शक करने लगे। तो पूरे के पूरे तंत्र इसमें काम कर, उसके बाद इसके ऊपर केस किए जाए अलग अलग जगह, अमेरिका में हुआ था उसका भी बताऊंगा। तो पूरा का पूरा तंत्र काम, और पॉलिटिकल फिगर्स इन्वॉल्व थे। भारत में आप देखिए ना, संसद के अंदर कौन कौन बोल रहा था, आप जाकर चिन्हित कर लीजिए, देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा वो सब इन्वॉल्व थे, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये खेल हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये पूरी संभावना है। क्योंकि अगर ये डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है और कुछ लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं और बाकायदा उनके जो चैट्स हैं उनकी सारी जानकारियां लीक करके ये सब चीजें की गई है। और ध्यान रखिएगा अगर ऐसी ही रिपोर्ट कोई भारतीय एजेंसी दे देती, कह देते अरे मोदी ने बनवाई होगी घर में बैठ के, मोदी का तो दोस्त है अडानी, लेकिन कहां से आ रही है ये सब चीजें। और अब कोई ये क्लेम भी नहीं कर सकता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कल को मोसाद ने सारी की सारी जो चैट्स हैं वो जाकर लीक कर दी, तो भैया ये तो गले में हड्डी फंस गई है, अब वो न से निकल सकते ना उगल सकते, इसलिए ये स्थिति इनके सामने आकर फंस गई है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी डिटेल आ जाती है, सारी जानकारी आ जाती है नेतन्याहू के पास, तो वो अडानी को बुलाते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर 353 पेज का पूरा एक डोजियर अडानी को पकड़ा जाता है, साहब तुम्हारे पीछे ये लोग थे और ये सब चल रहे थे। देखिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्पोरेट राइवलरी चल रही है, किसे किसे कहां फायदा हो सकता है, आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस रिपोर्ट में और क्या है, क्योंकि स्पुतनिक ने तो कुछ थोड़ा ही छापा है, पूरा नहीं छापा। रिपोर्ट सार्वजनिक हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी नहीं पता, और शायद उतना ही छापा हो जितना तक मैसेज चला जाए, उसमें और बड़े नाम हो सकते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट में साफ साफ है कि किस तरीके बड़े बड़े वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स, क्योंकि ध्यान रखिएगा उस दौरान ये बात चल रही थी कि दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कौन बनेगा, एलॉन मस्क बनेगा कि अडानी बनेगा, ये स्थिति थी। और अडानी किस तरीके से नंबर 1 पोजीशन, अमेरिका हो वेस्ट हो, उस तरह का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का पचा नहीं पा रहा था। वही बिल गेट्स होता था अमीर आदमी, इलॉन मस्क होता है, जेफ बेजोस होता है, ये भारत वाले कहां से आ गए थर्ड वर्ल्ड वाले इतना पैसा लेकर, वो भी स्ट्रेटेजिक चीजों में। ये तो टेक के स्टॉक्स हैं, आज कोई नया एआई का ऐप आया फटाफट गिर जाएंगे स्टॉक्स, लेकिन वो पोर्ट रहने वाला है, थर्मल पावर प्लांट रहने वाला है, वो परमानेंट कैश फ्लो वाले बिजनेस हैं। तो अडानी लंबे समय के लिए है, वो समझ रहे थे उस चीज को, इसलिए हिट जॉब किया गया। इसमें मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं वो लगे। यूएसएड नाम सुना होगा, आते ही किस तरीके से ट्रंप ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, वो कुख्यात यूएसएड इसके अंदर इन्वॉल्व था, वहां से सारा पैसा आ रहा था जर्नलिस्ट के लिए, लॉयर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, हर एक के लिए, कि कोई सवाल पूछो, कोई अपनी लोकसभा में या फिर अपने जो भी पार्लियामेंट टाइप हाउसेज हैं वहां जाके सवाल उठाए जाएं, लॉयर्स लगाए जाएं, ये सब कुछ किया जा रहा था, यूएसएड पैसा दे रहा था। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी, ये भी कुख्यात विख्यात है, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। और भारतीय पॉलिटिशियंस, ये शब्द यूज किया गया है, वो सब इसके इन्वॉल्व थे। कौन कौन महिला राजनेता कहां चिल्ला रही थी, अब समझ आ रहा है कि किस तरीके से दुबई के टिकट बुक हो रहे थे, किसने कहां कहां क्या क्या सपोर्ट किया।
तो कहां से पैसा आ रहा था? जब हम कहते थे कि किस तरीके से डीप स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ही पूरा का पूरा कार्यक्रम है, तो लोग कहते थे आप कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं, आप तो अडानी को बचा रहे हैं, आप तो मोदी को बचा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट आ रही ना खुल के, आके कह दे कोई भी, सब ये डरे बैठे होंगे साहब मेरी ईमेल ना लीक हो जाए। अभी तो ये तो कहा कि सैम पित्रोदा की और एंडरसन की बात हुई है, उनकी ईमेल लीक हुई है। क्या पता किस किस की स्नूपिंग की गई हो, किस किस की स्पाइंग की गई हो, तो कोई जानकारी नहीं है। क्या व्यापक दायर कहां तक पहुंचा होगा ये पता नहीं है अभी तक, सिर्फ लिमिटेड जानकारी है। उसके बाद मोसाद ने ये पूरी की पूरी जानकारी जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, राउटर्स है, ब्लूमबर्ग है, गार्जियन है, उन्हें दिया। आप छापिए नवंबर 2024 के अंदर, ये हमारी फाइंडिंग्स है और हम इसके ऊपर टिके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफेमेशन का केस फाइल करना है, फाइल कर दीजिए सैम अंकल को, सैम पित्रोदा को और किसे किसे। और ध्यान रखिएगा सैम पित्रोदा का सिग्निफिकेंस सब समझ आ रहा है ना आपको। 2024 के चुनाव में सस्पेंड किया था और फिर बहाल कर दिया था। क्यों कर दिया था? किस तरीके से महत्वपूर्ण है सैम अंकल, गांधी परिवार और कहां का कनेक्शन बीच में सैम अंकल जोड़ते हैं, ये समझ आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है सैम चचा। अब जब रॉयटर्स को कहा, ब्लूमबर्ग को कहा, गार्जियन को कहा छाप दो, नहीं छापा, दबा के बैठ गए, क्योंकि ये खुद उस डीप स्टेट का पार्ट है, वो खुद उस एंटी इंडिया लॉबी का पार्ट है। उसे छापा फ्रेंच मीडिया आउटलेट है एक करके, मीडिया पार्ट करके उसने छापा, और वहां से ही फिर ये खबर उठती है, फिर स्पुतनिक छापती है और तब जाकर ये सारी जानकारियां सामने आती है। इस दौरान जर्नलिस्ट का बताया, पॉलिटिशियन का बताया, लीगल कैसे काम करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का उस दौरान, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन करके एसईसी, उन्होंने लीगल जो तैयारियां हैं वो अडानी के खिलाफ चलानी शुरू कर दी। और यूएस अटॉर्नी थे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के, ब्रियन पीस, उन्हें नियुक्त किया गया, आपकी जिम्मेदारी है अडानी फंसना चाहिए। लेकिन खेल हो जाता है, अब अडानी की तरफ से भी दिसंबर 2024 में एक टीम भेजी जाती है, जिसमें क्वेन इमैनुअल नाम के अपने वकील को वो भेजते हैं, और 7 पेज की एक वार्निंग हिंडनबर्ग को दी जाती है कि साहब हमारे पास सारी जानकारियां हैं, तुमने किस ध्येय के साथ, किस एजेंडा, प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत ये सब खेल किया है। और इस दौरान एक और बड़ी बात हो जाती है, बाइडेन प्रशासन चला जाता है और ट्रंप प्रशासन आ जाता है, और हिंडनबर्ग समझ जाता है कि भैया मैंने क्या क्या खेल किए हैं, पहले भी कई कंपनियां तबाह की हैं, मेरे साथ दिक्कत ना हो जाए। उसने ये कहा कि मैं हिंडनबर्ग बंद कर रहा हूं, इसके बदले मुझे लीगल इम्यूनिटी मिल जाए, और वो अपनी दुकान में मारता है ताला और भाग जाता है, और पिक्चर होती है समाप्त। और ये उसके बाद अडानी का जो $150 बिलियन का नुकसान हुआ था वो आज कवर हो गया है, और अडानी शायद उससे बेहतर पोजीशन में। उस समय अगर लोगों ने स्टॉक्स ना बेचे होते तो नुकसान नहीं होता, या जिसने खरीदे होंगे उसे कितना फायदा हुआ होगा ये वही जानता है। और इस दौरान हुआ क्या कि एक आम भारतीय इन्वेस्टर लुटा, भारतीय कॉर्पोरेट हाउसेस की जो इमेज है उसे गिराने का प्रयास हुआ। लेकिन 2 साल बाद होता क्या है, भारतीय बिजनेसमैन वहीं पर खड़े हैं, लेकिन जिसने हमला किया उसकी दुकान बंद हो गई। अब मेरा सवाल यह है, रवीश कुमार ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाए, सब लोग लगे हुए थे, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग, मोवा मोइत्रा बोलिए आके मोसाद ने गलत बोला है, गांधी परिवार ने तो ठीक है अपनी तरफ से कह दिया कि हम ये गलत है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा इसकी सत्यता की, लेकिन 2 मीडिया हाउसेस छाप रहे हैं और मोसाद क्लेम कर रहा है कि हाँ ये हमारे पास रिपोर्ट है और ये हुआ है, ये तो सत्य है कि ये ऐसी जांच हुई है। अब इसे जिसका इसमें नाम है वो आके कह दे कि भैया ये तो गलत है, झूठ बोल रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या उतने गट्स हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट बैटल्स लड़ी जाती हैं, 2 देश एक दूसरे के देशों पे हमला करते हैं और उसके हितों को किस तरीके से सबुटाज करने का प्रयास है। और इस दौरान चाइना किस तरीके से इन्वॉल्व था, हेज फंड में पैसा चाइना के लोगों को लग रहा था, भारत में किस किस का एमओयू कहां कहां साइन हुआ है, और इन सब को नुकसान हो अगर अडानी को तो फायदा किस देश को हो रहा था वो भी सबको। तो एक बड़ा व्यापक दायरा था जहां से ये पता लगा कि कैसे खेलो। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।